Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 30th December of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किन किन आर्टिकल्स में डिफाइन है। कि सिटीजनशिप जो है हमारी इंडिया की वो किन किन आर्टिकल्स में डिफाइन है। वो आर्टिकल्स के नंबर आपको बताने हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में डिफाइन है। इसमें बताया गया है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया किन किन आर्टिकल्स में, तो उन आर्टिकल्स के नंबर आपको यहाँ पे बताने हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन आता है, एनजीटी के चेयरमैन जो होते हैं, एनजीटी के चेयरमैन वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। एनजीटी के चेयरमैन कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अपॉइंटमेंट उनका कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आज हमारा टारगेट है 20+ लाइक्स का, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप किसी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए और कहते हैं ज़्यादा लोगों तक इसकी लोग पहुंच सके, तो क्या कहते हैं ज़्यादा ऑडियंस मिल पाए। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको जल्दी जल्दी क्या कहते हैं आंसर कीज मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल। और कमेंट में भी क्या कहते हैं कमेंट में भी पिन है, तो कमेंट से भी आप क्या कहते हैं क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं जो हम लोग न्यूज़ करते हैं कवर, कोई करंट टॉपिक चल रहा होगा उसके बारे में, जैसे ये जाइंट एंटार्क्टिक आइसबर्ग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। करंट टॉपिक जो चलता रहता है वो मिल जाती है। साथ ही साथ जो हम लोग हाईलाइटेड पोर्शन मार्क करते हैं उसकी भी आपको फ़ोटो मिल जाती है, तो ये आपको ये भी पीडीएफ मिल जाती है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़ में वो आप पढ़ सकें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ वो मार्क भी होता है कि उसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी कहाँ पे हैं। तो जैसे इसमें ये COI वाला है, तो सर्वर ऑपरेटर्स इसको क्लिक करेंगे तो COI के पास पहुँच जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, 6 UK रिटर्निस्ट टेस्ट पॉजिटिव। कि 6 UK रिटर्निस्ट पॉजिटिव पाए गए न्यू कोरोना वायरस जो वेरिएंट फाउंड हुआ है यूके में, तो उससे वो लोग 6 जो रिटर्नीज है वो नए जो कोरोना वेरिएंट है उससे क्या कहते हैं पॉजिटिव है। तो इसमें बात की गई जो पेशेंट्स है वो बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में है, उनको सिंगल रूम आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में रखा गया है। इसमें बात की गई है वही कि सैंपल्स ऑफ 6% जो 6% का लिया गया जो यूके से आए हैं उनमें SARS-CoV-2 वायरस का जो नया वेरिएंट है वो फाउंड हुआ है। इसमें बात की गई जो 3 पाए गए हैं जो NIMHS बेंगलुरु में, 2 हैदराबाद में और 1 पुणे में। जो 6 लोग हैं वो अलग अलग जगह पे हैं और उनको सिंगल रूम आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा गया जहाँ पे डिजिग्नेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी तरह से मिल रही है। जो वहाँ की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा पूरी फैसिलिटीज़ दी जा रही है और देखा जा रहा है कि पूरी तरह से क्वारंटाइन हो और उनसे कोई मिल ना पाए। और जिन लोग से भी वो लोग मिले हो, जो फैमिली कॉन्टैक्ट्स हुए हो या जो को ट्रैवलर्स थे जो क्या कहते हैं नेबरिंग सीट्स पे बैठे थे जो असाइड, तो क्या कहते हैं उनके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है कि उनको भी टेस्ट किया जाए, उनका भी सैंपल लिया जाए, जिससे अगर ये वेरिएंट फैला हो तो बाहर ना फैल पाए। तो इसलिए ज़रूरी भी है कि कहते हैं ये टेस्टिंग होनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, रजनी ऑप्ट्स आउट ऑफ पॉलिटिक्स साइट्स हेल्थ कंसर्न्स। की रजनीकांत सुपरस्टार जो हैं हमारे रजनीकांत, उन्होंने जो कहा था कि वो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे उसको उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने कहा इस कोविड-19 को देखते हुए और अपनी हेल्थ को देखते हुए उन्होंने कहा कि अभी वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हेल्थ अभी परमिट नहीं करती ये करने का। क्योंकि अभी हमने देखा था कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस कारण उन्होंने पार्टी लॉन्च करने से रोक दिया है कि अब वो पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे। तो जो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कल मिल के अपने फैंस और जो RMM मेंबर्स थे, रजनी मक्कल मंदरम जो मेंबर्स थे, उनसे कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज अब लॉन्च नहीं करेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपनी हेल्थ को देखते हुए इश्यूज़ के कारण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सेंटर फार्मर्स टू रिज्यूम टॉक्स। जो सेंटर फार्मर्स की बातें शुरू होनी थी वो शुरू हो गई है।
एज लीड फार्मर लीडर्स एंड सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि 6 राउंड की टॉक चालू होने हुई है विज्ञान भवन को आज क्या कहते हैं दोनों के बीच में बातें हैं आफ्टरनून में, जिसमें कहा जा रहा है एक तरह से इमीडिएट ब्रेक थ्रू देखा जा सकता है कि कोई ना कोई रिजल्ट आज आ ही जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। वरना क्या कहते हैं जो अगली बातें होंगी, जो टॉक्स होंगी दोनों के बीच में, वो काफ़ी दिन बाद हो सकती है। इसलिए चांसेस है कि आज रिजल्ट निकालने की काफ़ी कोशिश की जाएगी दोनों तरफ से, फार्मर्स की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी, क्योंकि दोनों को दिक्कतें हैं, सेंटर को भी दिक्कतें हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि कहते हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। और क्या कहते हैं फार्मर्स के ऊपर भी प्रोटेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, ठंडी इतनी पड़ी है और दिल्ली में वैसे भी ठंडी बहुत है, तो जिसके कारण दोनों तरफ दिक्कत है। तो दोनों लोग सोच रहे हैं, दोनों तरफ से यही कंडीशन है कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नो कोविड लीव विदाउट प्रूफ इन दिल्ली पुलिस। किसमें बात की गई है कोई भी कोविड लीव नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं इसमें कहा गया, दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि जब तक अगर कोई पॉजिटिव नहीं पाया जाता, अगर पॉजिटिव आपकी रिपोर्ट आई है और अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको मेडिकल लीव दे दी जाएगी, वरना कि आप उसके कांटेक्ट में आए थे इसके लिए आपको कोविड लीव नहीं दी जाएगी। ऐसा दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो पुलिसमैन क्या कहते हैं इस नाम पे कोविड लीव के लिए पर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किए हैं कि कहते हैं वो कांटेक्ट में आए थे किसी कोविड पेशेंट्स के, तो उसके लिए आपको मेडिकल लीव नहीं दी जाएगी। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तभी मेडिकल लीव दी जाएगी। अगर हम सबको ऐसे कांटेक्ट आने पे कहते हैं लीव दे दिए तो क्या कहते हैं हमारी पुलिस फोर्स कम हो जाएगी और जो हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे और वहाँ पे जो हमारी मदद हम लोग कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आप टू ऑफर फ्री वाईफाई टू प्रोटेस्टर्स। इसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी फ्री वाईफाई देगी प्रोटेस्टर्स को। इसमें कहा गया है कि जिससे वो अपने लव्ड वन से बात कर सकें जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, उनसे बात कर सकें। इसलिए वहाँ पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे सिंगू बॉर्डर पे, जिससे जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने क्या कहते हैं घर वालों से क्या कहते हैं बात कर सकें नॉर्मली क्या कहते हैं और अच्छे से। इसलिए ये ज़रूरी है वाईफाई हॉटस्पॉट वहाँ बनाना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एक्यूआई में डिटेरियोरेट टू वेरी पुअर कैटेगरी। कि आज माना जा रहा है कि आज 30 दिसंबर को वेरी पुअर कैटेगरी में एक्यूआई जा सकता है दिल्ली का। तो हम लोग देख लेते हैं एक्यूआई को अलग से देख लेते हैं। एक्यूआई होता क्या है? एक्यूआई एक्यूआई एक इंडेक्स है जो रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी को। ये मेजरली फोकस करता है क्या कहते हैं जो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूटेंट्स उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि उन्हीं को ये कैलकुलेट करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, इन सबको ये कैलकुलेट करता है और इससे ही एक्यूआई बनाया जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं वो मेजर थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट ह्यूमन हेल्थ के लिए इंडिया में। जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं डैमेज कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को, वो यही दोनों है, ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल्स जितने होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बीएसएफ ऑफिसर्स कैन नॉट लीव एंड कम बैक एज पर विश। इसमें बात की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी बीएसएफ ऑफिसर्स हो किसी भी पोस्ट का, वो क्या कहते हैं कभी भी लीव पे चला जाए और कभी भी अपनी कहते हैं खुशी से वापस आ जाए तो ये ऐसा नहीं होगा, वो रिजॉइन नहीं कर पाएगा, ऐसे इसमें बात की गई। इसमें ये केस आया है एक्स डिप्टी कमांडेंट जो बीएसएफ के थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मदर की क्या कहते हैं हेल्थ अच्छी नहीं है और उसके कारण उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कहा था। लेकिन फिर से वो अब रिजॉइन करना चाहते हैं फिर द सेम कैपेसिटी, ऐसा उनका कहना है। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस तरह का हॉप ऑन और हॉप ऑफ सर्विस नहीं अलाउ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो कि कभी भी चले गए कभी भी आ गए वापस, तो ये बीएसएफ में ये नहीं देखा जाएगा, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्कूल स्टूडेंट्स टू गेट राशन फॉर 6 मंथ अंडर मिड डे मील स्कीम। कि स्कूल स्टूडेंट जितने भी हैं स्कूली बच्चे सबको राशन दिया जाएगा 6 महीने का, जो क्या होते हैं मिड डे मील के हिसाब से दिया जाएगा। क्लास 1 to 8 के जो बच्चे हैं उनको वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल और जो किट्स जो उनके लिए एलिजिबल हैं जिस हिसाब से उनको वो दिया जाएगा, इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया है कि सीएम ने ऐसा कहा और कहा कि कहते हैं ये मिड डे मील स्कीम के हिसाब से दिया जा रहा है क्योंकि उनको जो अभी समय था उस समय उनको नहीं मिला। ये जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 का जो राशन था उनको वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे वो लोग उन लोगों को दिक्कत ना हो रहने में। तो इसमें ये भी कहा कि उन्होंने प्राउडली ये भी कहा कि टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया, वो एक्सट्रीमली प्राउड है उनके लिए, टीचर्स के लिए। उन्होंने इस पेंडेमिक में भी बहुत अच्छा काम किया और जो ओवर 94% जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, जो सरकारी स्कूल के बच्चे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो काफ़ी
सोचने की बात है कितना अच्छा उनका क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल का सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है टीचर्स के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एक्सप्लोर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश इन सीमेंट प्लांट्स। इसमें एनजीटी ने कहा कि पैनल ने डायरेक्ट या सीपीसीबी को मॉनिटर करने के लिए कि ये जो फ्लाई ऐश होते हैं उनका यूटिलाइजेशन और सीमेंट प्लांट्स में एसेट्स में कहा गया। तो इसमें कहा गया एनजीटी के द्वारा डायरेक्ट किया गया फरीदाबाद जो बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है कि वो यूटिलाइज करें फ्लाई ऐश को सीमेंट प्लांट्स में। और क्या कहते हैं सीपीसीबी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी डायरेक्ट किया कि आप मॉनिटर करें इसको। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनजीटी स्टैब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए वर्क करती है। ये सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स को देखती है और ये वर्क करती है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में। और इसका कोई किसी सिविल प्रोसीजर्स पे बाउंड नहीं होती, ये अपने हिसाब से वर्क करती है। स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं इसके वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो अपॉइंट करती है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को। इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके पावर्स एंड जुरिडिक्शन हैं, ये जो 7 लॉज दिए गए हैं इन 7 लॉज के अंदर ये एनजीटी डील करती है सारे भी जितने भी इन्वायरमेंटल मैटर्स जो आते हैं उनके अंदर। तो क्या कहते हैं वो सारे जो जितने भी इश्यूज हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर या क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारे इशू इन 7 लॉज के अंदर ही वो डील करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है कॉशन पेस। इसमें बात की गई जो सेंटर का सर्वेलेंस गाइडलाइंस है जो जिसको सीरियसली लोगों को लेना चाहिए एज वैक्सीन रोल आउट्स, कि जैसे ही वैक्सीन रोल आउट्स होती है वैसे उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर डर फैला दिया, क्या कहते हैं कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। अभी भी लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन आई है उनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई है हार्म कुछ हार्म तो नहीं करेगी हमारे हेल्थ को, इसलिए लोग अभी भी डरे हुए हैं। तो इसमें बात की गई जैसे हमने देखा कि ये लोग तो डर रहे थे, अगली तरफ हम लोगों ने देखा दूसरी तरफ की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल लोग कर रहे हैं, इलेक्शंस हुए, मास प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अभी भी कुछ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है जैसे ऑन कैंपस एजुकेशन अभी भी रोका गया है। सिटीजन्स को पीरियोडिक हेल्थ चेक के लिए अनेबल किया गया है कि वो अभी नहीं आ सकते जो सीनियर सिटीजन्स हैं हॉस्पिटल्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स में दिक्कत होती है कि फैलने की, अभी कोई कोरोना पेशेंट्स है उससे स्प्रेड होने की, क्योंकि जो एल्डरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि जल्दी से पकड़ सकता था उन लोगों को, तो इसलिए ज़रूरी था कि अभी उनको रोका जाए। तो इसमें ये पूरे में यही बात की गई जो मिनिस्ट्री की होम मिनिस्ट्री की अभी गाइडलाइंस आई है सर्विलेंस पे, कंटेनमेंट और कॉशन पे, और कहा गया है कि जनवरी सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस के लिए कि जनवरी में कुछ नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं कि पूरी जितनी गाइडलाइंस है सबको फॉलो होना चाहिए, क्योंकि अभी यूके में नया वेरिएंट आया है और उसके बारे में किसी को अभी कुछ नहीं पता है और 6 केसेस भी आ गए हैं उस नए वेरिएंट के, जिसके कारण टेस्टिंग ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जो है वो कुड प्रूव डेंजरस अगर उसको अच्छे से नहीं किया गया। अगर टेस्टिंग ट्रेसिंग और कंटेनमेंट नहीं हुआ तो हमारे हेल्थ के लिए वो डेंजरस हो सकता है, ऐसे इसमें बात की गई। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि इसमें कहा गया कोविड-19 जो गाइडलाइंस उस पर प्ली आई थी सुमोटो, एक रेड पिटीशन थी दिसंबर 18 को, उसमें कहा गया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में इसके केसेस फिर से बढ़ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी गाइडलाइंस दी गई गवर्नमेंट के द्वारा उनको फॉलो किया जाए, ऐसा इसमें बात की गई। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई। इसमें ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड सीज अपॉर्चुनिटी इस पैंडमिक को और देखना चाहिए कि जितने भी पब्लिक हेल्थ बैकबोन स्टेट्स या सिटीज़ में रूरल एरियाज में उनको मॉनिटर किया जाए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाए थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के। तो इस पूरे एडिटोरियल में जो गाइडलाइंस है उनके बारे में बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है रेजिलेंट सप्लाई चेन एज अ पैंडमिक लेसन। इसमें बात की गई जैसे हमने देखा एज इकोनॉमी इन इंडिया कैन नॉट इल अफोर्ड द शॉक्स ऑफ डिस्ट्रप्शन, या जो ओवर रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स है उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकती इस वक्त, क्योंकि जैसे हमने देखा इस पूरे डिटेल में वही बात की गई कि पैंडमिक के समय जैसे पैंडमिक आया वैसे हम लोग ने इससे पहले भी कई नेचुरल और मैन मेड सप्लाई चेन्स के कारण सप्लाई चेन्स के डिस्ट्रप्शन देखे हैं। जैसे इससे पहले जो दिक्कतें आई नेचुरल या मैन मेड जो डिज़ास्टर्स आए या जो मैन मेड डिज़ास्टर्स थे उनके कारण कई बार हमने देखा है कि सप्लाई चेन्स में दिक्कतें आई हैं। स्टॉक मार्केट जैसे हमने देखा था कि जब सऊदी अरेबिया में दिक्कत आई थी उस वक्त भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट आया था सऊदी अरेबिया की, और
स्पाइक था ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, उस वक्त ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे। वैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस में भी काफ़ी दिक्कतें देखी गई, जो सप्लाई चेन थे चाइना से वो काफ़ी ज़्यादा रोके गए। लोगों ने सेल्फ रिलायंट होने की बात की, जैसे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जितने भी टेंशन थे चाइना के साथ वो पैंडेमिक के समय ही बढ़े हुए, और चाइना का सबसे बड़ा बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, उसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने असेसमेंट में किया कि वो अनएक्सेप्टेबल रिस्क है कि उसका सप्लाईमेंट अगर सप्लाई नहीं किया जाता है, वो क्योंकि वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें यही पूरे में बात की गई। इसमें एक टर्म आता है SCRA, सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव। ये होता क्या है सप्लाई चेन रेजिलेंट, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसका मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये SCR का मतलब होता है सप्लाई चेन रेजिलेंट का, कि कोई भी अप्रोच जो कंट्री को इंश्योर करे कि वो उसका जो रिस्क है अक्रॉस अ क्लच ऑफ सप्लाइंग नेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन ऑफ यू, कि कुछ नेशंस के बदले ज़्यादा नेशंस पे डिपेंडेंट होना किसी भी चीज़ के लिए, वो सप्लाई चेन रेजिलिएशन कहा जाता है। अगला एडिटोरियल आता है द ट्रेजिडी ऑफ कंजर्वेशन। इसमें बात की गई जो आइसोलेटिंग द इंडिजिनस पीपल जो वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, वो उनकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है। क्योंकि अगर उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे उनकी बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन वो अनप्रोडक्टिव रह जाएंगे, ऐसे इसमें बात की गई है। जैसे हमने देखा 2012 में इसमें बात की गई कि 39 एरियाज जो थे कवर करते हैं, जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा यूनेस्को के द्वारा क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। और इनको कहा जाता है कि ये क्रूशल है बायोडाइवर्सिटी वैल्यू के लिए, और 10 ऑफ देम आर इन कर्नाटका, मैक्सिमम जितने 10 है 39 में वो कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो इसमें पूरे में यही बात की गई है कि जो वेस्टर्न घाट्स में जो एरिया पड़ता है उनको प्रोटेक्ट करना है, इंडिजिनस उनकी जो डाइवर्सिटी है, इंडिजिनस पीपल जो है और जो उनकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनको सिक्योर, उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन उनको अनप्रोडक्टिव रहना ये ज़रूरी नहीं है कि उनको अनप्रोडक्टिव रहने दिया जाए, उनको प्रोडक्टिव भी बनाने की ज़रूरत है। इसमें एट लास्ट कहा गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्रिजर्विंग द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना वेस्टर्न घाट को उतना ही ज़रूरी जितना उसके रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। इसमें ये बात की गई। इसमें कहा गया जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारा, वो एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव को पुश आउट करना कि बाहर क्या कहते हैं इसको फॉरवर्ड करना। इसमें ये भी बात किया गया कि जो पीपल डिपेंड करते हैं इन दिस फॉरेस्ट बाय ट्रीटिंग देम एज इक्वल सिटीजन लाइक एवरीवन एल्स, उनको भी जितने नॉर्मल इंसान है, कोई भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उसके बराबर ही दर्जा देना चाहिए, जिससे वो प्रोडक्टिव वे में बाहर आ सके। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है INCOIS लॉन्चेस डिजिटल ओशन। इसमें बात की गई है ये सारे भी वेरिएड यूजर जो है उनके लिए एक सॉल्यूशन होगा। इसमें बात की गई कि यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ने कहा कि जो डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म होगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा, वो एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा हर जो डाटा रिलेटेड नीड्स हैं वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशनल एजेंसी, स्ट्रेटेजिक यूजर्स, एकेडमिक कमिटी, जितने भी लोग हैं सबके लिए ये अलग अलग जो वेरियड यूजर्स हैं, जो अलग अलग तरह के यूजर्स हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये ओशियनिक जो डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ये INCOIS क्या होता है, इसको अलग से देख लेते हैं। INCOIS को इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये लोकेटेड है हैदराबाद और इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। ये यूनिट है अर्थ साइंस एंड अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का, न्यू दिल्ली का। ये ऑपरेट करता है, ESO ऑपरेट करता है एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए। ये मैंडेटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन या एडवाइजरी सर्विसेज टू सोसाइटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एजेंसीज एंड साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रोवाइड करता है। ये कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट थ्रू सिस्टमैटिक एंड रिसर्च, जो फोकस रिसर्च होती है उनके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओशन के बारे में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पुट डेवलपमेंट अबव पॉलिटिक्स। इसमें बात की गई PM ने स्लैम किया प्रीवियस गवर्नमेंट्स को, और उन्होंने कहा कि जो पहले के कॉरिडोर्स थे, जितने भी वर्क चल रहे थे उनको पूरा नहीं करना, डेवलपमेंट को पीछे करना, ये उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें पॉलिटिक्स को ना देख के पहले डेवलपमेंट को उसके ऊपर रखना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट क्या कहते हैं, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ एनी पार्टी, लेकिन उसका डेवलपमेंट
उसके लिए एक पाथ हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, पाकिस्तान इज़ अ पॉन इन चाइनीज़ पॉलिसी। ऐसा आईएएफ चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक पॉन है, क्या कहते हैं, चाइनीज़ पॉलिसी में। इसमें एक बात की गई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं ये सीपीईसी है क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में हम लोग बात किए हैं, लेकिन फिर आज देख लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये पेट प्रोजेक्ट है चाइनीज प्रेसिडेंट जिन जिनपिंग का, जो एम करता है बीजिंग का इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड की थ्रू चाइना फंडेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनके द्वारा। ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कंसिस्ट करेगा हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, और ये लेटेस्ट इरिटेंट इन द इंडिया चाइना रिलेशनशिप है। सीपी जो सीपीईसी है वो इवेंचुअली एम करता है सिटी ऑफ ग्वादर, जो साउदर्न वेस्टर्न पाकिस्तान में पड़ती है, टू चाइनाज नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन जिनजियांग, जो एक वास्ट नेटवर्क और हाईवेज और रेलवेज बनाया जाएगा। जो प्रपोज प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल किया जाएगा हाईली सब्सिडाइज लोन्स जो दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय चाइनीज बैंकिंग एजेंट्स जो हैं एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के द्वारा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन्स दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।